हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और न जाने कब से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को उठाया जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में पेशवा जो थे, भारत में जो पेशवा थे, जो ब्राह्मण थे, बाजीराव विश्वनाथ बालाजी पेशवा, इन ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से शासन किया। इन ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से शासन किया। अब इन जब ब्राह्मणों ने शासन किया और जब भारत में संविधान लागू हुआ तो भारत के तमाम वो हिंदू संगठन के कान टपटपाए और इन्होंने दिमाग लगाया कि जब इस देश के लोग, क्योंकि संविधान में और डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ साहित्य बनाया तो उसमें समझ में आया कि भारत का ओबीसी भारत की मुख्य जड़ है। अब भारत का ओबीसी जब मुख्य जड़ है तो उस माध्यम से ब्राह्मण बनियाओं को किस तरह से ओबीसी एससी एसटी में शामिल करना है, इसलिए मराठा आरक्षण को खड़ा किया जाता है। यानी मराठा आरक्षण के माध्यम से उस मराठा उनको कहकर, जबकि मराठा कौन है? शिवाजी छत्रपति महाराज के वंशज या कुणबी या कुर्मी जाति के लोग, अर्थात ओबीसी के लोग, वो ओरिजिनल वो मराठा है। ये मराठा नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये जनरल कैटेगरी के मराठा नाम का आरक्षण खड़ा करके ओबीसी में अपनी जाति दिखाते हैं। और अभी भी उन मुद्दों को बार बार न जाने कब से खड़ा किया जाता रहा है। ठीक उसी प्रकार देश के अन्य भागों में जो राजपूत है, जो राजा के पुत्र, जो खुद को क्षत्रिय मानते हैं, अब वो इतने कमजोर हो गए कि खुद को ओबीसी में शामिल करना चाहते, भर्ती करना चाहते। तो इधर मराठा उधर राजपूत, अब ये दोनों भी सुरक्षित होकर के ओबीसी में सम्मिलित होना चाहते हैं। और यदि ये लोग ओबीसी में शामिल हो गए तो भारत के ओबीसी जो आज़ादी के 75 सालों के बाद भी अपने आप को स्वतंत्र खड़े नहीं कर पाए हैं और उनको तो ये मालूम नहीं है कि ओबीसी का मतलब क्या है, उनके बीच में ये मराठा लोग जाकर के घुस जाएंगे और उन गुर्जरों के बीच में राजपूत जाकर के घुस जाएगा और बाद में बोलेगा कि हम ओबीसी है। और जब शासन सत्ता की बात आएगी तो हमेशा उन लोगों को पकड़ के रखेंगे और उनको कभी भी सामने नहीं आने देंगे। और जब उनको सामने नहीं आने दिया जाएगा तो ये ब्राह्मण के रूप में ओबीसी बनकर इस देश की शासन सत्ता में बैठेंगे। यानी ओबीसी हमेशा के लिए नेस्तनाबूद ही रहेगा। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को पता था संविधान बनाते वक्त, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से विचार किया और देखा कि जब उन्हीं के ओबीसी सरदार पटेल वल्लभ भाई जब इस बात को नहीं समझ सके कि ओबीसी कौन है, तो इस देश के ओबीसी क्या समझेंगे। हो सकता है आज तकरीबन 100 विधायक आज की डेट में मोदी के कार्यकाल में हो, तकरीबन 67 to 70 विधायक हो, तब भी वो कुछ उनको लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनके नाक में वो ऐसे बैल है, उनके नाक में वो नथनी डाली हुई है और उसका रस्सा किसके पास है? आरएसएस के संचालक नरेंद्र मोदी के पास। वो कहाँ से इस बात को समझेंगे? ओबीसी के है, लेकिन वो ऐसी जगह से उसके अंडे को कूटा गया है, उनको खस्सी बनाया गया है, बैल बनाया गया है, जिससे वो भारत के संसद में तो है लेकिन हु और चू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो नाक में रस्सा डाला हुआ है वो बैलगाड़ी का रस्सा किसके पास है? आरएसएस के संचालक नरेंद्र मोदी के पास। और इसलिए भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ जाता है तो कहता है कि कांग्रेस के जमाने में 23,000 क्या किए गए थे, अलॉटमेंट किए गए थे, और हम लोगों ने कितने किए? 80,000। ये 80,000 और 23,000 क्या है? ये 80,000 और 23,000 ये है,
इस देश के जो SC ST OBC के लोग, गरीब लोग हैं, इनके पास जो सरकारी जमीनें हैं, उन जमीनों को भूमि अधिग्रहण के नाम से सम्मिलित कर दिया गया। 80,000। अब सोचिए, एक में न जाने कितना जमीन होता है। भूमि अधिग्रहण बिल। भविष्य में यदि इनकी संख्या बढ़ती है और इनको अगर ज़मीन चाहिए रहने के लिए, क्योंकि जो ज़मीन सरकारी है वही तो इस देश के गरीबों की संपत्ति है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, तो इस बहाने से उनको अधिग्रहित किया जाएगा और इस देश के दलित, SC ST OBC को बाबा जी का टुल्लू दिया जाएगा, क्योंकि वो ज़मीनें 80,000 नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को दे दिया जो भारत के बिजनेसमैन के नाम पे। अब भारत में SC ST OBC तो साला गरीब है। अब इस देश की संपत्ति किसके पास है? ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों के पास। तो उनको जानबूझ करके वो जमीनें आवंटित कर दी गई है, किसके नाम पे? कि यहाँ पर बिजनेस खोला जाएगा, यहाँ पर रिसोर्ट खोला जाएगा, इस जंगल की जमीन को काट दो, इस जमीन को सत्यानाश कर दो, और किसको दे दो? अमीरों को दे दो। तो सोच सकते हैं कि एक तरफ से भविष्य के लिए इस देश के जो SC ST OBC है, कभी मराठा के नाम से उसमें ठूसा जाएगा। मराठा छत्रपति शिवाजी ने जब अपना साम्राज्य खड़ा किया तो वो पूरी तरह से भारत के अतिशूद्र, अस्पृश्य लोग, जिनको हाथ लगाना मना था, जिनको पानी पीना मना था, जो एक एक साल से सूखे हुए मरे हुए जानवरों की खाल खाते थे, उन लोगों की, कमजोर लोगों की, महार, चमार, मेहतर, भंगी, इन लोगों की भी सेना में इन लोगों को सम्मिलित किया और उनके माध्यम से लड़ाई लड़ी। किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। लेकिन ब्राह्मणों ने इनको पूरी तरह से किसी के पिछवाड़े में झाड़ू बांध दिया और मुंह में बर्तन बांध दिया कि इनका थूक भी नहीं जाना चाहिए, लोगों को ये समझाने के लिए, भारत के OBC के लोगों को, कि ये तुम्हारे दुश्मन है, तुम इनसे संपर्क में नहीं आना चाहिए। इतनी दयनीय स्थिति उन लोगों के साथ बिताने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन लोगों को एकत्र किया और उनसे आक्रमण किया, इसलिए वो जीत पाए। 6 मई 1818, 30,000 वर्सेस 500, महार। और इस वजह से हम सोच सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी ने जो भौगोलिक रचना रखी है, सामाजिक रचना रखी है, कि इस देश का SC ST OBC किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और यदि वो चाहे राजपूत गुज्जर में शामिल हो जाए, चाहे मराठा OBC में शामिल हो जाए, तो वहाँ पर भी राज किसका रहेगा? उन्हीं का रहेगा, और वो पूरी तरह से हिंदू या सनातनी बने रहेंगे। तो सत्ता में फिर से कौन आएगा? वही ब्राह्मण, जो खुद को मराठा बोलेंगे, वही सत्ता में वापस आएंगे, और जो राजपूत है वही आएंगे। यानी OBC के लोग किसी भी सूरत में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सबको मिसगाइड कर दिया जाएगा। और यही हमारे भविष्य का भारत है, जहाँ पर किसी भी सूरत में संविधान का कोई वैल्यू नहीं होगा, संविधान का कोई मायना नहीं होगा, और वास्तव में ये एक, जिसको वो लोग हिंदुस्तान कहते, तो इस रूप में ढाला जा सकता है, क्योंकि वोट बैंक किसी भी देश का बहुत बड़ा मायना रखता है। और उस देश के लोग यदि समझदार, या 75 सालों में भी अगर कुछ अपने इतिहास को, अपनी भौगोलिक या भूगोल की धरोहर को अगर कुछ भी नहीं समझ पाए, तो ये उसी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और हो सकता है कि ये महिलाओं की वापस वही स्थिति हो, इसलिए मैंने इससे पहले महिलाओं का जिक्र किया।